है इस लेक्चर से पढ़ के कि जो भी फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ा रही है, क्या उसके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आपको समझ में आ रही है क्या, या फिर आपको इससे बेनिफिट हो रहा है क्या। इसी बेसिस पर आप समझ सकते हैं कि इस कोर्स के सभी लेक्चर्स कुछ ऐसे ही चलने वाले हैं। ये पहला डेमो लेक्चर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे डेमो लेक्चर्स चलेंगे आगे, और भी हम अपलोड कर देंगे। और टाइम टू टाइम इवन जब कोर्स चलता भी रहेगा तो भी हम अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर स्टार्ट किया है, जिसको हम टाइट्स के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो कि टाइट्स, अगर बेसिकली मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो हो सकता है कि जो टाइट्स है ये सुनने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप ज्योग्राफी के बुक्स में इन टाइट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हो तो काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ये देखने में बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं आज। आप भी देखना कि आप तक ये बात पहुंच पाती है या नहीं। स्टार्ट करते हैं टाइट्स को। टाइट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, आप ये समझो कि अगर ये पूरा हमारा ग्लोब है, ये अर्थ है, और इस अर्थ पे आप देख रहे हो कि हमें पता है कि लगभग 74% ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी मून हमारे इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब कि आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब दो बहुत बड़े मास वाले बॉडीज जब एक दूसरे के पास में आते हैं या फिर जितने भी डिस्टेंस पर रहते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जिसको हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे सकते हैं या फिर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि मून अपनी ग्रेविटी के अनुसार अब पूरे अर्थ को तो खींच नहीं पाएगा क्योंकि साइज में काफी छोटा है, तो एटलीस्ट जो भी मूवेबल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ से, जैसे कि वाटर सबसे मूवेबल ऑब्जेक्ट है, जितना भी चाहे वो वाटर अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ खींच सकता है। तो ये जो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक बल्जिंग नेचर यहाँ पर हमको दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि हम दिन में 1 2 3 4 ऐसे बहुत बार हम इन टाइप्स को देख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरीके से टाइप्स ऑकर होते हैं, आगे अभी इस लेक्चर में हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली हम टाइप्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एक प्रकार का ऐसा पीरियोडिक राइज और फॉल होता है सी लेवल में, जो कि एक बार या दो बार हम दिन में देख सकते हैं। और इसमें बेसिकली किसके लिए होता है, ये मून का तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर किया ही है, लेकिन साथ साथ आप ये भी समझो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सन भी है जो कि अपनी ग्रेविटी से इस वाटर को और भी डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर पता होना चाहिए, अर्थ भले ही कितना बड़ा हो मून से या फिर सन कितना भी बड़ा हो अर्थ से, यहाँ पर जो सन है वो काफी दूर है। मून तो हमारे बहुत पास है, हमारे बगल में ही दिखता है अगर सन से कंपेयर करें हम तो, लेकिन सन हमारे बहुत दूर है। तो इसके इस डिस्टेंस के कारण होगा क्या कि इसने जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक फिजिक्स में हमने बहुत पहले फॉर्मूला पढ़ा होगा G m1m2/r²। मैं इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, जो भी साइंस स्टूडेंट नहीं होंगे उनको ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पता होगा। मुझे इस फॉर्मूला को लिखने का केवल इतना मतलब है कि आप ये समझो कि यहाँ पर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी होगी, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा सॉरी, और जो दूसरा यहाँ पर जितना ज्यादा रेडियस मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उन दो मासेस के बीच में उतना ही कम उतना ही वीक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा। इसीलिए सन कितना भी बड़ा हो जाए मास में, लेकिन उसका डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि मून के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किए जाने पर सन के कंपैरिजन में मून का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा हो जाता है। काफी ज्यादा इन द सेंस आप बोल सकते हैं नियर अबाउट डबल अमाउंट में होता है। इसके अलावा केवल हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कुछ भी पानी का लेवल अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो भी हम इसको टाइट ही बोलेंगे, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बार सर्ज के कारण या फिर वाटर के अलग अलग मूवमेंट के कारण भी हो सकते हैं। ये हो सकता है कि विंड से कारण हो जाए, कभी कभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हो जाए, तो इनको हम लोग सर्ज बोलते हैं। जैसे कि हम जब साइक्लोन्स वाला कंडीशन पढ़ते हैं तो साइक्लोन्स में देखते हैं कि वाटर का एक जो पूरा एक एरिया है वो काफी ऊपर तक रेज होता है, तो इसमें भी तो वाटर का अपलिफ्टिंग हो रहा है ना, लेकिन ये टाइट्स नहीं कहलाएगा। ये क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है वो किसी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण नहीं है, बल्कि ये विंड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंजेस के कारण हो रहे हैं, इसलिए हम इनको टाइट्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी स्टडी होती है इन टाइट्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी कॉम्प्लेक्स है। काफी कॉम्प्लेक्स इस बेसिस पर भी है क्योंकि ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इनकी मैग्नीट्यूड अलग होते हैं, इनके हाइट भी अलग अलग होते हैं। इसी बेसिस पर अगर हम कुछ फोर्सेस को डिफाइन करना चाहिए, ऐसे कौन कौन से बेसिक फोर्सेस हैं जो कि इन टाइट्स के लिए कॉजेस का काम कर सकते हैं, मतलब इनके पीछे का कारण बन सकते हैं। सबसे पहला आपको ये तो पता चल गया कि मून का एक ग्रेविटेशनल पुल होगा, वो अर्थ से दूसरी तरफ लगेगा, मतलब अगर ये अर्थ है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर यहाँ पर मून है तो वो अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा जो लेसर एक्सटेंट में हम ये बोल सकते हैं कि सन का भी ग्रेविटेशनल पुल कुछ लगता होगा छोटा सा, ठीक है, हम इसे आधा ही मान लेते हैं। अगर ये थोड़ा सा खींचता होगा और इससे दुगना जो है वो मून खींचता होगा, तभी बल्जिंग यहाँ पर आएगी नहीं आया। इसके अलावा एक और आपको बात यहाँ पर हमेशा याद रखनी होगी कि इन सभी फोर्सेस को हम किसी न किसी फॉर्म में बैलेंस भी करना चाहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पीछे की साइड पर भी बल्जिंग होती है हमेशा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है वो यही आता है कि एक्चुअल सिचुएशन में देखा जाए तो इधर सन है और इधर मून है, अगर इन दोनों ने अपने अपने ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ के ओशन सरफेस को थोड़ा सा ऊपर तक रेस किया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अर्थ के जस्ट ऑपोजिट साइड जहां पर इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस नहीं लग रहे हैं फिर भी यहां पर बल्जिंग देखने को मिलता है, मतलब सी लेवल के राइज को देखने को मिलता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा और डीप में पढ़ना पड़ेगा। यहां पर दो फोर्सेस एक्चुअल में एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्म में जब हम केवल सब चीजों को छोड़ के केवल मून और सन को कंसीडर करें तो यहां पर एक बात में देखिए कि जो सबसे ग्रेटर फोर्स रिस्पांसिबल है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन दूसरा फोर्स अर्थ के रोटेशन के कारण आता है। इस रोटेशन के कारण आपने कभी भी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप किसी कर्व पाथ पे बहुत तेजी से मोटरसाइकिल से या फिर बाइक से चलते होगे तो आप बाहर की तरफ फेंके जाने जैसा कुछ प्रेशर आपको महसूस होता होगा। ये फोर्स हमेशा आपके ऊपर लगेगा अगर आप कोई भी रोटेशन वाले काम कर रहे हो, तो जब भी रोटेशन वाले काम होंगे तो ये हमेशा आपको बाहर की ओर फेंकेगा। इसी चीज को आप अगर समझो और अर्थ के ऊपर लगाओ तो आपको पता है ना कि अर्थ भी रोटेट करता है, तो इस रोटेशन के कारण ऐसा होता है कि ये भी कुछ फॉर्म में बाहर की तरफ फेंकता है। मतलब कि अब ये हमें और आपको और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इन सबको तो बाहर फेंक नहीं सकता, इसके पास इतना पावर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जरूर से थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकता है। इसकी वजह से हमें यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिरकार इनका क्या कारण है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगते हैं, तो आप सिंपली बताओ कि ये अर्थ की रोटेशन से लग रहे हैं। लेकिन अब जहां तक मुझे आप समझ पा रहे होंगे और जहां तक मैं आपको समझ पा रहा हूं, यहाँ पर आपको एक डाउट जरूर आएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है अर्थ तो चारों दिशाओं में घूमता है ना, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हर जगह लगना चाहिए, ये केवल मून और सन के जस्ट ऑपोजिट साइड में क्यों विजिबल है, वो तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, यहाँ पर भी लग रहा है, तो सब जगह बल्जिंग होनी चाहिए थी ना, ये केवल पीछे की तरफ क्यों बल्जिंग हो रही है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस डायग्राम को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको काफी समझ में आएगा। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से ये है कि जो भी ये सन है मान लीजिए और ये मून है और ये हमारा प्यारा अर्थ है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा तो वो मून और सन के डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो हमने अभी तक ये पढ़ा है कि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात ये तय करना है कि आखिरकार ये पीछे की तरफ क्यों लग रहा है, बाकी तरफ क्यों नहीं दिख रहा है, या फिर हमें ऐसा प्रतीत क्यों नहीं हो रहा है। आप ये समझो कि जब भी मून और सन इस फेज में है तो आप समझो कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल इनका कहां लगेगा, इसी फेज में तो लगेगा, क्योंकि जो भी इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड सरफेस दिख रहा होगा वहीं पर ही ग्रेविटेशनल पुल लगा सकते हैं। और आपको भी पता है कि ग्रेविटेशनल पुल ऐसा तो होगा नहीं कि अर्थ के पार करके उसके यहाँ के पानी को भी अंदर खींच लेगा, ऐसा इतना तो पावरफुल होता नहीं है। इसीलिए क्या प्रॉब्लम होगी कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इनके जो भी ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो काफी कम हो जाते हैं। इवन यहाँ पर भी थोड़े थोड़े पहुंच सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके बैकवर्ड साइड में बिल्कुल भी इनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। अब इसके कारण होता यूं है कि इन जगहों पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर जाता है। अभी तक मानिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर थोड़ा सा भी उठना चाहता होगा तो इनके ग्रेविटेशनल पुल से ये इधर तरफ खिंच जाता होगा, नीचे साइड में अगर करता होगा तो भी इधर साइड खिंच जाता होगा, और यहाँ पर तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा सा इनको भी ऐड ही करता होगा। लेकिन फिर भी अब आप समझो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ वाला ये तो इंडिपेंडेंट हो गया ना, यहाँ पर तो किसी का प्रेशर ही नहीं लग रहा है, ना मून के ग्रेविटेशन का और ना ही सन के ग्रेविटेशन का, तो यहाँ पर ये आजाद पंक्षी बन जाएगा, और आजाद पंक्षी बनने के साथ साथ ये वाटर का एक बड़ा तबका जो है वो ऐसे बल्जिंग फॉर्म में हमें बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसको अगर आप और डिटेल समझना चाहते हो तो आप इस फोटो की तरफ थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर इस साइड हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर मून है और पीछे सन भी हो सकता है। ये जो येलो कलर के आपको एरोस दिख रहे हैं यहाँ पर, ये येलो कलर के एरोस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिनोट कर रहे हैं। ये जो हार्ड लाइन में ब्लू बुलेट जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्स दिख रहा है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स दिख रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ब्लू कलर के एरो में मून और सन के द्वारा दिया गया दिखा रहा है।
अब आप देखो इनके डायरेक्शन थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसीलिए अगर मून इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है और अर्थ का ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या होगा कि ये बैलेंस होकर कुछ इस फॉर्म में आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर भी अगर इस फोटो को देखो और यहाँ पर देखो तो एटलीस्ट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमेशा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ा के ले जा रहा है, मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो है बल्जिंग फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर देखो इस साइड भी दो फोर्सेस हैं और इधर एक सिंगल फोर्स है, इसलिए ये वाला डोमिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो तो इन दोनों को काउंटर कर दिया जा रहा है और ये बाकी और तेजी से सप्रेस कर दिया जा रहा है। यहाँ पर भी सिमिलर इसी काइंड में हम इसको देख सकते हैं। तो ओवरऑल आप यहाँ पे अगर इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं समझ पाते हो तो आप सिंपली इस बात को समझ ही रहोगे ना कि ये जो अर्थ का रोटेशन है ये अपने इनर्शिया के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इन लोग का अप्लाई ज्यादा हो नहीं पा रहा है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर थोड़ा डोमिनेट कर गया है। इसके बेसिस पर ये रिजल्टिंग फोर्स देखने को मिलता है। मतलब जो भी टाइड है वहाँ पर अभी तक हमने ये सीखा जो भी टाइड्स होगा वो हमेशा तीन फोर्सेस के रिजल्टिंग नेचर को शो करेगा। एक वो जो कि सन के, इसके अलावा या फिर हम यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिकली तीन चार मेजर फोर्सेस होते हैं। सबसे पहला ये अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा मून का ग्रेविटेशनल पुल, तीसरा सन का ग्रेविटेशनल पुल और चौथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि अर्थ के रोटेशन से आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कुछ तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, तो इन दोनों को भी अर्थ बैलेंस करता है या फिर अर्थ का भी कुछ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो होगा ना जो कि वहाँ पर एक्ट करेगा। तो इसीलिए इस सभी फोर्सेस के बेसिस पर हम टाइड्स के रिजल्टिंग फोर्स को काउंटर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमको मोटा मोटा चार फोर्सेस को इंक्लूड करना है। सबसे पहला सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, तीसरा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और चौथा अर्थ जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहा है वो। बस इन्हीं चार फोर्सेस के रिजल्टिंग नेचर से हम टाइड को देख सकते हैं। अब यहाँ पर टाइड्स के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। देखिए टाइड जो होता है बेसिकली इन सभी फोर्सेस के डिफरेंसेस के कारण पैदा होता है। मतलब जो भी हमारा रिजल्टिंग फोर्स होगा वही टाइड्स के फॉर्म में हमको मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आपको ये बात बताना चाहिए कि जो भी अर्थ के सरफेस पे हम लोग मून का सबसे नियरेस्ट पोर्शन देखते हैं वहां पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और जो सबसे ऑपोजिट साइड होगा वो सबसे देर में इसको एक्सपीरियंस करेगा। इसके अलावा अगर हम कुछ बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टाइड्स के नेचर और मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुकी है और आगे भी पूछ सकती है। इसलिए इस बारे में थोड़ा सा और स्पेसिफिकली नॉलेज गेन करने की सोचो। कुछ कंट्रोलिंग और कुछ फैक्टर्स जो कि टाइड्स के नेचर और मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला है मूवमेंट ऑफ मून इन रिलेशन टू अर्थ, मतलब अर्थ जिस पोजीशन पर है और मून जिस पोजीशन पर है। जरूरी नहीं है कि मून हर बार इसी पोजीशन में हो, अर्थ भी रोटेट कर रहा है और मून भी रिवॉल्व कर रहा है। तो बहुत बार होगा कि ये मून यहाँ पर पहुंच जाएगा तो बल्जिंग हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, मून कभी पहुंच गया यहाँ पर तो हमें बल्जिंग इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी और अभी मून अगर यहाँ पहुंच गया तो हमें बल्जिंग इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कि अलग अलग जगहों पर हम इन सभी फोर्सेस को इस बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं कि आखिरकार मून और अर्थ इन दोनों के बीच में रिलेटिव या फिर रिलेशन कैसा है, इनका रिलेटिव मूवमेंट कैसा है। पहला कंट्रोलिंग फैक्टर ये होता है। दूसरा हम देखें चेंज इन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून, मतलब कि सन और मून के भी रिलेटिव पोजीशन से। क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं आप इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। मान लीजिए यहाँ पर हमारा प्यारा अर्थ है और मून का डायरेक्शन यहाँ पर है और सन जो है वो कहीं इधर साइड में बड़ा सा है। अब आप यहाँ पर समझो कि अगर सन अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर पा रहा होगा, यहाँ पर बल्जिंग नेचर क्रिएट कर पा रहा होगा और मून भी इसको अपने द्वारा थोड़ा सा यहाँ पर भी बल्जिंग क्रिएट कर पा रहा होगा, तो आखिरकार ये वाला फोर्स थोड़ा सा तो यहाँ पर भी लगेगा और ये सन का भी फोर्स थोड़ा सा तो यहाँ पर भी लगेगा। तो इसकी वजह से होगा यूं कि इनको हम काउंटर बैलेंस करते हुए देख सकते हैं। मतलब कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को इस पोजीशन में सन थोड़ा सा काउंटर कर देगा और सन के ग्रेविटेशनल पुल का जो इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा था उसका मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से काउंटर बैलेंस हो जाएगा। मतलब ओवरऑल सिचुएशन में देखा जाए तो केवल अर्थ और मून के रिलेटिव पोजीशन से नहीं बल्कि अर्थ, मून और सन इन तीनों के रिलेटिव पोजीशन से हम टाइड्स को समझ सकते हैं। इसके अलावा देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज आल्सो, इसके बेसिस पर हम ओशन के कुछ कॉन्फिगरेशंस की बात कर सकते हैं कि ओशन में कितना वाटर है, कितना शैलो है, कहां पर वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इन सब बेसिस पर भी वाटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बेसिकली कितना होता है उसके बेसिस पर भी हम टाइड को कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात हमें और पता होना चाहिए कि जो भी हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है बजाय वर्टिकल फोर्स इन जनरेटिंग टाइडल बल्जेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसको समझने के लिए आपको फिजिक्स के बहुत बड़े फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, इसलिए मैं उतने डीप में आपको समझाना भी नहीं चाहता हूं। फिलहाल आपको केवल यहाँ पर इतना समझना है कि जो भी हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स है वो हमेशा ज्यादा अच्छे तरीके से एक्ट करता है। तो कभी भी यूपीएससी अगर इन रिलेशन में वैसे तो इतने डिटेल में पूछती नहीं है लेकिन अगर कभी भी ऐसा कुछ भी पूछती है तो आपको हमेशा ये बात ध्यान आ जाना चाहिए कि जो भी हॉरिजॉन्टल टाइड जनरेटिंग फोर्स होगा वो थोड़ा ज्यादा लगेगा हमेशा। इसके अलावा ये जो टाइडल बल्जेस होते हैं ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे थोड़े ज्यादा हाइट पर दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब कि अगर ओशन के डेप्थ में हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को काट के देखें, मान लीजिए कि अगर हमने ये ओशन का एक स्लैब बना दिया, ठीक है, और इस स्लैब पे क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब यहाँ पर है कि हम इसको इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे देखना चाहते हैं। ये वाला एरिया जो मिल रहा है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको पता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे काफी कम होता है, तो ये जितना भी कम वाटर होगा उसके पास उतनी ताकत होगी कि उस वाटर को उतने ऊपर तक उठा के ले जाए। इसलिए हम यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स जो होते हैं, जो कि वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं, जहाँ पर ऐसा सरफेस एरिया की हम जो बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं वो काफी कम होते हैं। इसके बेसिस पर यहाँ पर हाइट काफी ज्यादा होती है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो भी मिड ओशनिक आइलैंड्स होते हैं, मिड ओशनिक आइलैंड्स क्या होते हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स क्या होते हैं उसके लिए थोड़ा सा ये डायग्राम देखिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ ये वाला जो रीजन है एक्चुअली में जब भी हम ओशन के किनारे पर जाते हैं तो मुश्किल से इससे 1 किलोमीटर का एरिया जो कि यहीं पर खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है, तो हम केवल यहीं तक पहुंच पाते हैं। इसके अलावा ये जो एक बड़ा सा रीजन देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पर ये शैलो रीजन है, शैलो रीजन मतलब यहाँ पर डेप्थ जो है वो काफी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब भी हम ओशनोग्राफी के स्टार्टिंग वाली क्लास लेंगे तो हम इन सभी चीजों को बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। फिलहाल अभी आज के लिए आप कॉन्टिनेंटल शेल्फ को केवल इस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए। इसके बाद डेप्थ अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती है, ठीक है, उस सभी डिटेल्स को हम आगे अभी पढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए केवल कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही हम फोकस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात आपको याद करना है कि ये जो मिड ओशनिक आइलैंड्स होते हैं यहाँ पर भी टाइडल बल्जेस का जो नेचर है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है आप खुद ही समझो कि जिस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम होता है, लेकिन जो ये मिड ओशनिक आइलैंड्स होते हैं वो तो कहीं यहाँ पर होंगे और यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया तो काफी ज्यादा देख रहे होंगे, तो इतना पावर मिल नहीं पाता कि इस बड़े अमाउंट को वो रेज कर पाए। इसलिए यहाँ पर हमेशा देखते हैं हम कि उतना ऊंचा टाइड कभी भी नहीं आता है, मतलब कि इनका ग्रेविटेशनल पुल उतना स्ट्रांगली यहाँ पर नहीं लग पाता। यहाँ पर आपको एक और बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर जो भी ऐसे बेस और एस्चुरीज होती हैं जो कि हमें हमेशा कोस्टलाइन के पास में से दिखेंगी, इन जगहों पर टाइड्स की इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, या फिर हम यूं कहें कि जो भी टाइडल मैग्नीट्यूड्स होते हैं वो भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। हमेशा ऐसा होगा जब भी हमें फनल शेप बेस मिलेंगे या फिर जो भी यहाँ पर गल्फ्स हैं, बेस हैं, इन सब में अगर हम कुछ फनलिंग इफेक्ट के तरीके से कुछ भी देख सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब भी दो आइलैंड्स के बीच में ऐसे चैनल्स को हम क्रॉस करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी टाइड इन दो आइलैंड्स के बीच से या फिर ऐसे बेस और एस्चुरीज के पास से जब गुजरता है तो इनको हम लोग टाइडल करंट का नाम देते हैं। और यहीं पर भी हम आगे इसी लेक्चर में टाइडल बोर के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको और डिटेल से पता चलता है कि टाइडल करंट एक्चुअली में क्या होते हैं। इन सभी चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए हम इस मैप की तरफ चलते हैं। इस मैप में अगर हम थोड़ा सा इंडिया पे फोकस करें और इसको जूम इन करके देखें थोड़ा, यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ऐसे फनलिंग इफेक्ट कहां पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही इसका अंदाजा लगाया है, ये गुजरात के इन रीजन में, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबाट रीजन में। यहाँ पर उस फनलिंग इफेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऐसा ही फनलिंग इफेक्ट दिखता है, आपने गेस कर लिया होगा इसको। यहाँ पर जो सुंदरबन वाला एरिया है जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने डेल्टास बनाते हैं, इन डेल्टास के बेसिस पर भी आप इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा जो हम बात करते हैं फनलिंग इफेक्ट की, तो फनलिंग इफेक्ट दो बड़े आइलैंड्स चैनल्स के बीच में, जैसे कि आप ये वाले रीजन को देख सकते हो, यहाँ पर ये दो आइलैंड्स के बीच में ये जो एक फनलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर या फिर और भी कहीं पर, जैसे आप इन दो रीजन के बीच में देख सकते होगे, तो ऐसे कहीं पर भी आप इन फनलिंग इफेक्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकते हो। जितना भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हिच प्लेस इन इंडिया हैज द पोटेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार में 1 and 2, 2
2 and 3 1 and 3 1 2 3 आपको बताना है कौन सा इसमें सही आंसर है और आपने बिल्कुल सही गेस किया क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार में तो ऐसा कोई भी फंडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए टाइडल एनर्जी जनरेट करने का कोई पोटेंशियल गल्फ ऑफ मन्नार में तो नहीं होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1 and 2 इसका सही आंसर। तो यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो उनको पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और फैक्टर्स की बात करते हैं जिनके ऊपर ये टाइड्स के नेचर और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहला हमने जिस तरीके से बात किया फनलिंग इफेक्ट का, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये एक बे ऑफ फुंडी है। बे ऑफ फुंडी आपको यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका शेप कुछ इस हिसाब से डिजाइन किया गया है या फिर ऑलरेडी मतलब डिजाइन है नेचर्स के द्वारा। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा टाइड का एनर्जी देखने को मिलता है। ये जो हाइट होता है टाइडल बल्ज का वो कभी 15 से 16 मीटर ऊंचा भी चला जाता है। तो इसीलिए आप इसको और बड़ी तरीके से समझना चाहते हो तो आप इस फोटो को देख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ लोग को देख रहे हो दोनों ही बे ऑफ फुंडी के सेम एरियाज के फोटोज हैं। एक यहाँ पर जब लो टाइड है, लो टाइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पर पानी का लेवल कितना है और लोग आराम से यहाँ पर बिल्कुल नीचे नीचे तक है। और यहाँ पर हाई टाइड के रीजन में देखो कि आप यहाँ पर कितने लोग खड़े हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस बेसिस पर ये जो बे ऑफ फुंडी है ये हमेशा आप याद रखना नोवा स्कोटिया के पास में है। आप इस मैप में थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये नोवा स्कोटिया और यहाँ पर पास में बे ऑफ फुंडी है और यहाँ पर पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टाइड देखने को मिलता है। इसके अलावा हम कुछ टाइड्स के टाइप्स की बात करते हैं। तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर कुछ टाइप्स देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि सन मून और अर्थ के रिलेटिव क्या क्या पोजीशन है उसके बेसिस पर भी देख सकते हैं, या फिर मून के पेरिजी और एपोजी के बेसिस पर भी हम टाइड्स के मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं और अर्थ के भी पेरिजी एपोजी के बेसिस पर हम मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी बेसिस पर हम इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम टाइड्स के टाइप्स में फ्रीक्वेंसी का बेसिस है, मतलब कि एक दिन में कितनी बार किसी भी एक प्लेस पर टाइड्स को हम देख सकते हैं। हो सकता है एक बार आए, हो सकता है दो बार आए, चार बार आए, 6 बार भी आ सकता है बहुत जगह। तो ये अलग अलग पोजीशन अर्थ के होते हैं जिसके बेसिस पर हम टाइड्स की कितनी बार फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे बड़े 3 मेजर क्लासिफिकेशन है, सेमी डायर्नल टाइड, सिंपल डायर्नल टाइड और मिक्स टाइड। इन तीनों को एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग काम देखते हैं। अब आपको एक बात अभी से थोड़ा सा अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो है ये अर्थ का एक्सिस को अगर हम इसको मानते हैं ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी मून हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है वो इक्वेटर पे रिवॉल्व नहीं करता है, ये इस लाइन पे रिवॉल्व नहीं कर रहा है, बल्कि ये एक डिक्लिनेशन होता है इसका, मतलब कि ये पर्टिकुलर एंगल पे रिवॉल्व करता है, इस एंगल पर। तो मतलब अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और मून जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इसके चलते जो बल्जेस होते हैं वो हमें सीधे इक्वेटर पर ऐसे नहीं दिखते हैं, बल्कि हमको थोड़े ऊपर और थोड़े नीचे दिखते हैं। अगर मून यहाँ पर रहेगा तो बल्जिंग यहाँ पर होगी और इसके ऑपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पर भी बल्जिंग हमको देखने को मिलेगा। इसी रिस्पेक्ट में अगर हम एक्स वाई लैटिट्यूड को कंसीडर करें, अगर हम इस लैटिट्यूड में मान लीजिए किसी एक पोजीशन पर यहाँ पर हम अपना घर के अंदर रहते हैं और पास में ही समुद्र का तट भी है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जब भी मून के रिस्पेक्ट में अगर हम अर्थ के इस तरफ से रहेंगे तो यहाँ पर कोई छोटा टाइड देखने को मिल रहा है और यहाँ पर अगर ये अर्थ घूम के वापस यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ पर कौन सा टाइड देखने को मिलेगा, काफी बड़ा टाइड देखने को मिल रहा है कि नहीं। इस बेसिस पर क्या होगा कि कभी हमको छोटे टाइड देखने को मिलेंगे और कभी काफी बड़े ऊंचे ऊंचे टाइड्स भी देखने को मिल सकते हैं। इस बेसिस पर भी हम देख सकते हैं। दूसरा एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर दोनों इक्वल नेचर में हो, जैसे कि हम कुछ इस नेचर की बात कर सकते हैं यहाँ पर या फिर इक्वेटर के पास की बात कर लो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर भी लगभग इतना ही हाइट है और यहाँ पर भी इतना ही हाइट है, मतलब कि इस रीजन में हम लगभग जो भी टाइड्स देखेंगे उनका हाइट सिमिलर होगा। इसके अलावा ऐसे भी बहुत बार टाइड्स आएंगे जहाँ पर हमें दिन में केवल एक ही बार दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे तो ये टाइड का तो हाइट बिल्कुल मायने ही नहीं रखेगा। यहाँ पर जो बेसिक हाइट होगा वो इस टाइड का होगा, मतलब कि जब हम जहाँ पर हमें दिन में केवल एक ही बार दिखेगा, जैसे कि आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे तो ये टाइड का तो हाइट बिल्कुल मायने ही नहीं रखेगा। यहाँ पर जो बेसिक हाइट होगा वो इस टाइड का होगा, मतलब कि जब हम अर्थ को घूमते हुए जब यहाँ पर आएंगे तभी हम इस बड़े टाइड को देखेंगे और वापस जब हम इतने दूर पूरा चक्कर काटेंगे तो हमें कोई भी टाइड देखने को नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर केवल एक बार टाइड देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 2 बार देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार छोटा और एक बार बड़ा, और यहाँ पर दोनों 2 बार देखने को मिल रहा है लेकिन दोनों बार सिमिलर हाइट्स के हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज को डिफाइन करते हुए इन 3 क्लासिफिकेशन में हम देख रहे हैं। सबसे पहला टाइप सेमी डायर्नल टाइड है। सेमी डायर्नल टाइड में हम ये देखते हैं कि जो भी पैटर्न होता है वो किसी भी अर्थ के एक प्लेस पे 2 बार हाई टाइड देखते हैं और 2 बार लो टाइड देखते हैं। इसको हम समझते हैं इस वाले डायग्राम से हेल्प लेके ये डायग्राम लेते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आप यहाँ पर होंगे तो एक बार तो जब मून यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हाई टाइड आएगा, जब मून यहाँ पहुंचेगा तो आपके पास लो टाइड देखने को मिलेगा, जब मून यहाँ होगा तो वापस से हाई टाइड देखने को मिलेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, और वापस से जब यहाँ आएगा तो लो टाइड, मतलब एक दिन में आपको 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ये सेमी डायर्नल टाइड का मतलब ये है कि सक्सेसिव हाई और लो टाइड हमें सेम हाइट के मिलेंगे। अगर जो हम इक्वेटर के पास वाली थोड़ी बात करते हैं आप वहां से भी नजर लगा सकते हैं कि सेमी डायर्नल टाइड थोड़े वहां पर होंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि अगर हम मानते हैं कि ये अर्थ है, यहाँ का एक पॉइंट है और ये मून के सामने है, तो अगर अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वापस इसको वापस यहाँ आने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। मतलब अर्थ का रोटेशन तो 24 आवर्स है, लेकिन उस देर में क्या होता है कि अर्थ थोड़ा सा आगे मूव कर जाता है, ये भी तो होगा ना, रिवॉल्यूशन भी तो करता है। अब सेम केस मून के साथ भी होगा कि मून भी अगर यहीं सेम फेज में आना है और ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, लेकिन अर्थ की स्पीड को ये थोड़ा सा कैच करने के लिए सेम उसी जगह पर पहुंचने के लिए एक्जैक्टली 24 आवर्स नहीं लगते हैं, ये 24 आवर्स 15 मिनट्स लगते हैं। मतलब कि जो हम हाई टाइड और लो टाइड की बात कर रहे हैं वो दिन में अगर 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि 24 आवर्स में नहीं होंगे बल्कि 24 आवर्स 50 मिनट्स में होंगे टोटल। इसीलिए जब भी हम टाइमलाइन देखेंगे कि हम 2 हाई टाइड के बीच में या फिर 2 लो टाइड के बीच में या फिर एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, तो इसमें एक्जैक्टली 12 आवर और 6 आवर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि क्योंकि 24 आवर 50 मिनट है तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 हाई टाइड के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो 12 आवर्स 25 मिनट्स होगा। इसी तरीके से अगर हम हाई टाइड और लो टाइड के बीच के डिफरेंसेस टाइम डिफरेंस को देखेंगे तो ये 6 आवर और 12.5 मिनट्स लगभग हो जाएगा। तो ये टाइम डिफरेंस के बेसिस पर भी कभी-कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके अलावा ये सब यहाँ पर यही एक्सप्लेन्ड है। यहाँ पर एक और बात है कि आप समझो कि इंग्लैंड में एक साउथहैम्पटन है, साउथहैम्पटन में 6 से 8 बार टाइड्स एक्सपीरियंस होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 बार तो इसको हाई टाइड मिलता है नॉर्थ सी की वजह से और 2 बार हाई टाइड मिलता है इसको इंग्लिश चैनल की वजह से। इसी तरह सिमिलरली 2 नीप टाइड इसको मिलते हैं नॉर्थ सी की वजह से और 2 नीप टाइड मिलते हैं इनको इंग्लिश चैनल की वजह से। अभी हाई टाइड और नीप टाइड क्या है अभी हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। इस चीज को अगर हम वापस थोड़ा समझना चाहते हैं तो हम इस मैप में भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम साउथहैम्पटन यूके को सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर एक प्लेस देख होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर जिसकी बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक तरफ से तो इंग्लिश चैनल है और दूसरी तरफ से हमें यहाँ पर नॉर्थ सी देखने को मिलता है। तो अलग अलग सी से आप यहाँ पर फंडिंग इफेक्ट भी थोड़ा सा देख सकते हो। आप इस डायरेक्शन में थोड़ा सा देखो, ये साउथहैम्पटन है, यहाँ पर 2 आइलैंड के बीच से भी फंडिंग इफेक्ट यहाँ से भी और यहाँ से भी देखने को मिल रहा है। इसीलिए ये जो साउथहैम्पटन वाली जगह है वो कुछ 2 बार हाई टाइड और नीप टाइड इधर से आती है और 2 बार हाई टाइड और नीप टाइड इधर से आती है। तो इसीलिए यहाँ पर 6 से 8 बार भी हम लोग टाइड्स को देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अगला हमारा टॉपिक डायर्नल टाइड्स है। इसमें हम लोग एक हाई टाइड और एक लो टाइड प्रतिदिन देख सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है और दोनों की जब सक्सेसिव हाइट्स हाई टाइड और लो टाइड के अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, मतलब यहाँ पर हम पोलर वाले रीजन में जो हम समझना चाहते थे शुरुआत में हम उस डायर्नल टाइड की बात कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो मिक्स टाइड है। मिक्स टाइड का मतलब क्या है, जैसे कि हम और दूसरी जगह पर देख रहे थे कि एक जगह तो छोटे टाइड्स देखने को मिलेंगे लेकिन दूसरी जगह जाके हमें हाई टाइड देखने को मिल सकते हैं। इनको हम लोग मिक्स टाइड बोलते हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में बहुत कॉमनली तरीके से देखने को मिल सकते हैं। उस एग्जांपल में अगर आप कंसीडर करना चाहोगे तो आपको वेस्ट अमेरिका का ही पोर्शन उस रीजन में देखने को मिलेगा। ये वाला जो रीजन होता है आप देख रहे हो ना मैप में अगर ड्रॉ करो तो यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका को ही देख सकते हो। तो नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में थोड़ा ये बात किया गया है।
तो इस तरीके से आप इस तीनों टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज का अंदाजा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें अगले टाइप्स की, मतलब जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम वो देखें कि हमारा सन, मून और अर्थ का रिलेटिव पोजीशन क्या है और उसके बेसिस पर टाइड्स कैसे आते हैं, तो यहाँ पर जो राइजिंग वाटर का हाइट है वो वैरी करेगा इन तीनों के रिलेटिव पोजीशन से। अब इसके कारण से दो टाइप्स हमको देखने को मिल सकते हैं, तो स्प्रिंग टाइड और एक नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड को हम लोग हाई टाइड भी बोलते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग टाइड को अगर हम समझना चाहते तरीके से, तो ये तब अकर होगा जब सन, अर्थ और मून ये तीनों सिंगल डायरेक्शन या फिर सिंगल लाइन में अलाइन हो जाए। मतलब कि या तो मून यहाँ है या तो मून पीछे की तरफ है, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको पता है कि जस्ट ऑपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता ही करता है। तो जहाँ पर भी मून नहीं होगा उससे जस्ट ऑपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा। तो इसलिए इसे मैटर नहीं करता कि ये मून बीच में हो या फिर बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब मून बीच में हो या अर्थ बीच में हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी सन, मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब टाइड का जो हाइट है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी टाइड को हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं और ये मंथ में दो ही बार देखने को मिल सकता है, एक तो फुल मून के टाइम पर और दूसरा न्यू मून के टाइम पर। आपको बताना चाहिए फुल मून और न्यू मून क्या होता है। जो भी न्यू मून होता है वो बिल्कुल डार्क होता है। जब भी हम देखते हैं कि हमारे रात के टाइम पर बिल्कुल अंधेरा होता है तो वो हमारा न्यू मून होता है, और जिस टाइम हमें पूरा चांद दिखता है वो हमारा फुल मून होता है। ये कब होगा? ऑब्वियस बात है जब भी मून हमारे सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा। तो इस केस में हमको सन के द्वारा जो भी रोशनी आई होगी वो पीछे की साइड आई होगी, मतलब चंद्रमा हमको दिख नहीं पाएगा, इसलिए ये न्यू मून का केस होगा। इसके अलावा जो इसका जस्ट ऑपोजिट साइड है, यहाँ पर हमको ये अर्थ के थोड़ा सा ऊपर टिल्टेड होगा और इसीलिए सन के रिस्पेक्ट में ये पूरा का पूरा चंद्रमा हमको दिखेगा, तो ये हमारे लिए फुल मून के जैसा होगा। मतलब केवल दो सिचुएशंस में स्प्रिंग टाइड देखने को मिल सकता है, एक तो न्यू मून सिचुएशन में और एक फुल मून सिचुएशन में। मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि एक्जैक्टली ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको मिल सकते हैं कि स्प्रिंग टाइड ऑकर्स ट्वाइस इन अ मंथ, वंस जब ये न्यू मून का सिचुएशन होता है और दूसरा जब ये फुल मून का सिचुएशन होता है। तो ये स्टेटमेंट उस टाइम पर सही करेंगे आप। इसी रिस्पेक्ट में आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट स्प्रिंग टाइड के लिए सही है। ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड द सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा द हाइट ऑफ द टाइड विल बी हायर ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइड। तीसरा स्प्रिंग टाइड ऑकर्स वंस इन अ मंथ। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर लिया होगा कि तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि ये दो बार होगा, एक न्यू मून और एक फुल मून के टाइम पर, और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही थे। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। इसके और भी फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ पर स्लाइड को पॉज करके इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगला हमारा नीप टाइड। नीप टाइड का क्या मतलब होता है? ये रिलेटिवली लोअर टाइड्स होते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम अभी एक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर रहे थे कि तब क्या होगा जब सन और मून एक डायरेक्शन में ना होंगे, जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। इस केस में तो इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को ये एक दूसरे काउंटर करते हुए होंगे। तो ये जो काउंटर फोर्सेस लग जाते हैं ना, इसके चलते क्या होता है कि ये जो भी यहाँ पर टाइड्स आते हैं ये उतने हाइट के हो नहीं पाते हैं। मतलब कि आप अगर ऐसा समझो कि एक नॉर्मल एवरेज लेवल है, ये टाइड का हाइट है। अगर स्प्रिंग टाइड आएगा तो ये नॉर्मल हाइट से भी ज्यादा ऊपर होगा स्प्रिंग टाइड, और अगर नीप टाइड आता है तो इससे थोड़ा सा नीचे ही होगा नीप टाइड। मतलब कि एक एवरेज से ऊपर पहुंचने पे अगर पानी का हाइट इससे ऊपर पहुंच जाता है तो स्प्रिंग टाइड होगा और इसके नीचे नीप टाइड होगा। मतलब यूजुअली नीप टाइड हमारे एवरेज हाइट से भी कम होते हैं और स्प्रिंग टाइड हमारे एवरेज हाइट से भी ज्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम यही तरीके से देख सकते हैं कि मून का जो अट्रैक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और सन का अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों फोर्सेज जो है वो काउंटर एक्टिंग हो जाते हैं। और यहाँ पर हम नीप टाइड देखते हैं। यहाँ पर नीप टाइड के लिए भी दो टाइम आएगा, एक तो जब मून इस पोजीशन पे हो और ये रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, तभी हम इसको मंथ में दो बार देख सकते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं एक साथ तो आप इस फोटो में इसको अच्छे तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। पहले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग टाइड का सिचुएशन है और जहाँ पर न्यू मून का कंडीशन और फुल मून का कंडीशन ये तीनों सिंगल डायरेक्शन में ही अलाइन है। इसके अलावा दूसरा नीप टाइड का कंडीशन जिसमें ये दोनों परपेंडिकुलरली अलाइन है। और ये इसके अलावा यहाँ पर हम यही तरीके से देख सकते हैं कि मून का जो अट्रैक्शन है वो इस डायरेक्शन में है और सन का अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में, इसलिए ये दोनों फोर्सेज जो है वो काउंटर एक्टिंग हो जाते हैं। और यहाँ पर हम नीप टाइड देखते हैं। यहाँ पर नीप टाइड के लिए भी दो टाइम आएगा, एक तो जब मून इस पोजीशन पे हो और ये रोटेट होकर यहाँ पर आएगा, तभी हम इसको मंथ में दो बार देख सकते हैं। दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर आप देखना चाहते हैं एक साथ तो आप इस फोटो में इसको अच्छे तरीके से रिलेट करके देख सकते हैं। पहले डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग टाइड का सिचुएशन है और जहाँ पर न्यू मून का कंडीशन और फुल मून का कंडीशन ये तीनों सिंगल डायरेक्शन में ही अलाइन है। इसके अलावा दूसरा नीप टाइड का कंडीशन जिसमें ये दोनों परपेंडिकुलरली अलाइन है और ये भी थर्ड क्वार्टर मून और फर्स्ट क्वार्टर मून के अंदर ये आएगा। अब यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक और चीज डिटेल में दिख रहा होगा कि जो डार्क ब्लू कलर का बल्जिंग है ये बल्जिंग थोड़ा सा सोलर टाइप की वजह से, मतलब सोलर या फिर सन की वजह से जो भी पुल हो रहा है वो सोलर टाइप के नाम से जाना जाएगा, और जो भी मून की वजह से ये बल्जिंग देखने को मिलेगी लाइट ब्लू कलर में ये लूनार टाइप के नाम से जाना जाता है। इक्वेशन करते हैं यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड से रिलेटेड। पहला, देयर इज 70 इंटरवल बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। यहाँ पर आप 70 से पहले एग्जैक्ट वर्ड यूज कर लीजिए। देयर इज एक्जैक्ट 70 इंटरवल बिटवीन द स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड। दूसरा स्टेटमेंट ड्यूरिंग नीप टाइड द सन एंड मून आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। जैसा कि हमने पढ़ा कि नीप टाइड में ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक्जैक्ट 70 नहीं हो सकते हैं, ये 70 से कुछ कम होते हैं। जैसा कि पता है कि अप्रॉक्सिमेटली अगर हम बात करें तो इसको 27 डेज लगते हैं अर्थ का चक्कर काटने में, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड भी करेंगे तो भी लगभग ये 70 से कम ही आएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमारा स्टेटमेंट जो है वो केवल दो होगा। अगर यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट वर्ड यूज किया गया होता है कि अप्रॉक्सिमेटली 7 डेज लगते हैं तो ये आंसर सही हो गया होता। इसके अलावा हमारा अगला टाइप जो है वो मैग्नीट्यूड के बेसिस पर है कि जो मून का पोजीशन है, हमें पता है कि मून ऐसा नहीं है कि अर्थ बिल्कुल सेंटर में है और इससे जो मून का डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस या फिर सर्कुलर पाथ में, बल्कि जो मून का ये पाथ जो है रिवॉल्यूशन का ये एलिप्टिकल नेचर का होता है। मतलब कभी तो ये अर्थ के पास होगा और कभी अर्थ से काफी दूर होगा। इन दोनों डिस्टेंसेस पे अर्थ के साइज में भी डिफरेंस आता है क्योंकि जो भी चीज हमारे पास आती जाती है आपको पता है कि वो हमें थोड़ी बड़ी दिखती है और जो भी चीजें हमसे थोड़ी दूर जाती हैं वो चीजें थोड़ी छोटी दिखती हैं। इसी बेसिस पर पेरोजी और एपोजी ये दोनों मून के दो टर्म्स हैं, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। पेरिजी वो पोजीशन है जब सन और मून के बीच में कम डिस्टेंस होगा, मतलब पी से पास आप कंसीडर कर सकते हो। जब अर्थ के पास मून होगा तो पेरिजी, और इसका जस्ट ऑपोजिट जब अर्थ से दूर होगा मून तो ये अपोजी हो जाएगा। इसी के रीजन से अब आप समझो कि जब पेरिजी वाला पोजीशन होगा तो आपको ये लगेगा ना कि ये जो टाइड का ग्रेविटेशनल पुल है तो थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा भी। तो इस काइंड में हम देखते हैं कि जब भी पेरिजी वाला सिचुएशन होता है तब यहाँ पर टाइडल रेंज काफी ज्यादा होते हैं, नॉर्मल से भी काफी ज्यादा होते हैं। दूसरा जब एपोजी होता है तो इस केस में जो भी नॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी कम हाइट ही रह जाती है। अब इस डायग्राम में इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला सिचुएशन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि डिस्टेंस कितना है 356,500 किलोमीटर, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच का, और यहाँ पर 4,06,700 किलोमीटर, तो ये काफी ज्यादा डिस्टेंस है। इन दोनों के केसेस में हम देखते हैं इस वाले सिचुएशन को हम पेरिजी बोलेंगे और इस वाले सिचुएशन को हम एपोजी बोलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हम मून को हटा के यहाँ पर सन लगा दें तो सन का चक्कर जब भी अर्थ काटता है तो अर्थ भी ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पाथ में काटता है। ये बड़ा डायग्राम ये सन है और ये अर्थ छोटा सा इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो जब ये सन से सबसे दूर होगा अर्थ तो इसको भी हम एपीहेलियन बोलेंगे। मतलब कि कॉन्सेप्ट वही लगाना है कि अगर पेरीहेलियन यहाँ पर हेलियन सन से रिलेटेड है तो जब भी हेलियन बढ़ेगा तो वो सन से रिलेटेड हो जाएगा, जब भी पेरिजी अपोजी वाला है तो वो मून से रिलेटेड है। पी है तो पास, ए है तो दूर, यहाँ पर भी पी है तो पास वाला, मतलब यहाँ पर अगर अर्थ है तो ये सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाले केस में उसको पेरीहेलियन बोलेंगे, सबसे क्लोजेस्ट होता है और ये अराउंड 3 जनवरी होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हमको लगता है ऐसा कि अगर अर्थ और सन के बीच की दूरी कम हो जाएगी तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखोगे 3 जनवरी में हमारे यहाँ काफी ठंड होती है, तो इसलिए ये वाला कंडीशन थोड़ा सा फॉल्स हो जाता है। डिस्टेंस पर मैटर नहीं करता है कि हमारे यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे होने वाले हैं, इसलिए कभी भी इस टाइप से कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पर 3 जनवरी के आसपास हमारा अर्थ जो है वो सन से सबसे नजदीक होता है और इस केस को हम पेरीहेलियन बोलते हैं। और यहाँ पर हाई और अनयूजुअली लो टाइड्स भी आते हैं, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो है ये काफी ज्यादा होता है, तो यहाँ पर अनयूजुअली हाई और अनयूजुअली लो टाइड आते हैं। इनके अलावा जब सबसे दूर होता है तो ये कंडीशन लगभग 4 जुलाई का होता है जब सन और अर्थ के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है और इस टाइम हम काफी गर्मी का सामना करते हैं। और यहाँ पर जो एवरेज टाइड का हाइट होता है वो यूजुअली टाइड के हाइट से भी काफी कम होता है। इन सभी केसेस को आप इन डायग्राम्स पे बेसिस पर भी समझ सकते हो। और पेरिजी एपोजी को भी आप समझो, ये 14% साइज छोटा जाता है, हमें उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग मून का साइज जो है वो पेरिजी में ये होता है और एपोजी में ये होता है।
इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, फॉलोइंग नेम्स ऑफ द पोजीशन मून सन एंड अर्थ करेक्टली मैच, आपको कौन सा सही मैच है। पेरीहेलियन मतलब व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेरिजी मतलब व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एपोजी मतलब व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये सन नहीं होना चाहिए ना, सन का केस में क्या होगा, हेलियन वर्ड यूज हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। इस एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। अगला टॉपिक हमारा एब और फ्लड से रिलेटेड है। ये दो ऐसे टर्म्स हैं, आप इस डायग्राम को देखेंगे अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसा, ये लैंड मास रीजन है, ये लैंड मास रीजन में ये कुछ ऐसा नैरो इसका माउथ है जहां से ओशियन ये पूरे सरफेस से करंट्स अंदर और बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ऐसा होगा ना कि जब टाइड्स यहां पर आएंगे तो अचानक से यहां का हाइट काफी बढ़ जाएगा, और जब लो टाइड से चलते ये काफी तेजी से बाहर भी निकलेगा। मतलब क्या है, एब और फ्लड बेसिकली टाइम इंटरवल को डिनोट करते हैं। अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो एब जो होता है बेसिकली वो टाइम इंटरवल है जब एक हाई टाइड अपने लो टाइड की तरफ बढ़ता है। मतलब कि अगर हाई टाइड से लो टाइड जाने में, मतलब अगर पानी का लेवल यहां पर हो और ये ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते यहां पर पहुंच जाए, तो इसके बीच जो भी टाइम इंटरवल होगा उसको हम लोग एब बोलेंगे। और फ्लड जैसे कि नाम से पता चला, यहां पर बाढ़ आने वाला कुछ सिचुएशन हो सकता है, तो फ्लड या फ्लो दोनों बोलते हैं इसको। तो जब भी यहां पर लो टाइड से पानी ऊपर उठ के वापस से हाई टाइड तक पहुंचेगा तो हम इसको फ्लड या फ्लो का नाम देंगे। एक क्वेश्चन अटेंड करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एब एंड फ्लो ऑफ टाइड्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड द फ्लो। अब हमने पढ़ा कि फ्लो तब होगा जब फॉलिंग नहीं, जब ये रेजिंग होगा, तो इस केस के लिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद टाइम इंटरवल ऑफ द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड द एब। अब ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यहां पर राइजिंग नहीं, यहां पर फॉलिंग होना चाहिए था। इस रेस्पेक्ट में दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, हमारा नन ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स। यहां पर टाइड्स के इंपॉर्टेंस को हम बेसिकली चार फॉर्म में देख सकते हैं, तो नेविगेशन, फिशिंग, डिसिल्टिंग और कुछ अदर फॉर्म में। अब टाइड्स की हमने इतना पढ़ लिया कि हमें पता चला कि इनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होता है, कब आता है। तो यहां पर हम अच्छे तरीके से एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हां 6:05 पर ये हाई टाइड आएगा, इसके बाद इतने देर में फिर लो टाइड आएगा। तो इन सभी प्रिजम्पशन पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज को देख सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बढ़िया हेल्पफुल होता है फिशरमैन के लिए, दूसरा नेविगेटर्स के लिए। ये कैसे हैं, इनको हम चार पार्ट में अलग-अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नेविगेशन के प्लेस में देखते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, जितने भी हार्बर होते हैं ना, अगर आप इस एग्जांपल को थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये मान लीजिए आपका लैंड सर्फेस है और यहां पर फिर पूरा ओशियन है इस साइड में पूरा, और यहीं सर एक रिवर फ्लो किया है और हमारा हार्बर यहां पर है। अब होगा क्या कि यहां पर रिवर के अंदर तो बहुत हेवी शिप्स इंटर नहीं कर सकती क्योंकि वाटर लेवल इतना होता ही नहीं है। तो इन सब बेसिस पर यहां हार्बर तक पहुंचने के लिए हमको हाई टाइड का इंतजार करना पड़ता है। जब भी हाई टाइड आता है तो इन रिवर का जो वाटर है, इनका लेवल भी काफी ऊंचा हो जाता है। इन ऊंचे हुए वाटर पर ये बड़े-बड़े शिप्स भी अंदर की तरफ आ सकते हैं। मतलब कि अगर हमको अपने बड़े-बड़े शिप्स को हार्बर पर भी डॉक करना है तो इनके डॉकिंग के लिए भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशन फील्ड में भी काफी हद तक काम आते हैं कि अगर हमको हार्बर तक पहुंचना है तब भी, मतलब अगर हार्बर यहां पर है और हमें पता है कि यहां पर थोड़ा नैरो या फिर हम बोले शैलो वाटर होता है, तो यहां पर भी बड़े-बड़े शिप्स नहीं आ पाते हैं, तो ये भी बाहर थोड़े डीप ओशन में ही वेट करते हैं हाई टाइड आने का। जैसे ही हाई टाइड आता है तो वो यहां पर शोर पे चले जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस है टाइड्स के आने का, जो कि यूजुअली सब कोई इसका यूज करता है। इसके अलावा फिशरमैन की अगर बात करें तो फिशिंग के लिए भी बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है जब भी हाई टाइड आता है। हाई टाइड जो है वो फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये हाई टाइड क्या करता है, पानी को शोर की तरफ लेके आता है ना, तो इन पानी के साथ बहुत सारी मछलियां भी शोर की तरफ आ जाती हैं, जिनके बेसिस पर ये जो फिशरमैन होते हैं इन सबको कैच कर सकते हैं। इसके अलावा डिसिल्टिंग, डिसिल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है उनको रिवर एस्चुरी से हम लोग निकालने का काम करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है कि कुछ सिल्टिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी ग्रेवल्स, स्टोन्स जो भी रिवर के इस पूरे पाथ में आते हैं तो रिवर उनको अपने साथ कैरी करते हुए लेके आती है और ये सबको इकट्ठा कर देती है डेल्टास के पास में, एस्चुरीज के पास में। तो यहां पर क्या होता है कि एक बड़ा काउंटर वॉल बन जाता है। यहां पर क्या होता है कि ये अब पानी इधर नहीं बह सकता, और फिर यहां वाला जो अंदर वाला पानी अगर इसका भी हम नेविगेशन पर्पस यूज करना चाहे तो ये नेविगेबल नहीं हो पाता। लेकिन ये जो टाइड्स है ये एक नेचुरल डिसिल्टिंग प्रोसेस का काम करते हैं। यूं तो हम ऐसे टैंकर्स लगा के या फिर इन क्रेन को लगा के भी हम पूरे डिसिल्टिंग का काम कर सकते हैं कि इनको अच्छे से पूरी मिट्टी को निकाल के फिर इनको ट्रक में भर के कहीं और दूर ले जाए। लेकिन टाइड्स के पास इतनी एनर्जी होती है अपने आप में कि जब भी ये शोर से या एस्चुरी के पास आता है तो जितने भी सिल्टेड यहां पर जमा किए हुए होते हैं उन सबको हाई टाइड में ऊपर उठाता है और लो टाइड में अपने साथ भाग के वापस ले जाता है। तो यहां पर डिसिल्टिंग के लिए भी काफी हद तक ये काम में आता है। इसके अलावा दूसरे पर्पस की अगर हम यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। कनाडा, फ्रांस, रशिया, और फिर यहां वाला जो अंदर वाला पानी अगर इसका स्टोन्स जो भी रिवर के इस पूरे पाथ कर सकते हैं। इसके अलावा नेविगेशन फील्ड में भी काफी हद तक काम आते हैं कि अगर हमको हार्बर तक पहुंचना है तब भी, मतलब अगर हार्बर यहां पर है और हमें पता है कि यहां पर थोड़ा नैरो या फिर हम बोले शैलो वाटर होता है, तो यहां पर भी बड़े-बड़े शिप्स नहीं आ पाते हैं, तो ये भी बाहर थोड़े डीप ओशन में ही वेट करते हैं हाई टाइड आने का। जैसे ही हाई टाइड आता है तो वो यहां पर शोर पे चले जाते हैं। तो ये सब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस है टाइड्स के आने का, जो कि यूजुअली सब कोई इसका यूज करता है। इसके अलावा फिशरमैन की अगर बात करें तो फिशिंग के लिए भी बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बन जाता है जब भी हाई टाइड आता है। हाई टाइड जो है वो फिशिंग के लिए बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि ये हाई टाइड क्या करता है, पानी को शोर की तरफ लेके आता है ना, तो इन पानी के साथ बहुत सारी मछलियां भी शोर की तरफ आ जाती हैं, जिनके बेसिस पर ये जो फिशरमैन होते हैं इन सबको कैच कर सकते हैं। इसके अलावा डिसिल्टिंग, डिसिल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी पॉल्यूटेड वाटर होता है उनको रिवर एस्चुरी से हम लोग निकालने का काम करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर क्या है कि कुछ सिल्टिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए जो भी ग्रेवल्स, स्टोन्स जो भी रिवर के इस पूरे पाथ में आते हैं तो रिवर उनको अपने साथ कैरी करते हुए लेके आती है और ये सबको इकट्ठा कर देती है डेल्टास के पास में, एस्चुरीज के पास में। तो यहां पर क्या होता है कि एक बड़ा काउंटर वॉल बन जाता है। यहां पर क्या होता है कि ये अब पानी इधर नहीं बह सकता, और फिर यहां वाला जो अंदर वाला पानी अगर इसका भी हम नेविगेशन पर्पस यूज करना चाहे तो ये नेविगेबल नहीं हो पाता। लेकिन ये जो टाइड्स है ये एक नेचुरल डिसिल्टिंग प्रोसेस का काम करते हैं। यूं तो हम ऐसे टैंकर्स लगा के या फिर इन क्रेन को लगा के भी हम पूरे डिसिल्टिंग का काम कर सकते हैं कि इनको अच्छे से पूरी मिट्टी को निकाल के फिर इनको ट्रक में भर के कहीं और दूर ले जाए। लेकिन टाइड्स के पास इतनी एनर्जी होती है अपने आप में कि जब भी ये शोर से या एस्चुरी के पास आता है तो जितने भी सिल्टेड यहां पर जमा किए हुए होते हैं उन सबको हाई टाइड में ऊपर उठाता है और लो टाइड में अपने साथ भाग के वापस ले जाता है। तो यहां पर डिसिल्टिंग के लिए भी काफी हद तक ये काम आता है। इसके अलावा दूसरे पर्पस की हम यूज की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। कनाडा, फ्रांस, रशिया, चाइना इस सारी एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं। यहां पर आप एक बात ध्यान रखना कि एक तो यहां पर हमने देखा है कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन वाले एरियाज में 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट कर दिया गया है, दुर्गा दुआनी के नाम से है। यहां पर आप इस डायग्राम को देखो, यहां पर क्या होता है कि ये जो स्लाइस गेट्स आपको दिख रहे हैं, जब भी हाई टाइड होता है ना तो ये हाई टाइड में बहुत सारा पानी अंदर की तरफ जाता है। इन सब पानी को हम स्टोर करते हैं और हाई टाइड के बाद हम इसको बंद कर देते हैं। यहां पर होगा क्या कि जब भी पानी अंदर की तरफ आ रहा है तो भी रोटर ना चलाए हमारा। इसके अलावा जब हम इसको बंद कर देंगे तो ये यहां पर काफी हाई टाइड का लेवल देखने को मिलेगा। जब एक बार हाई टाइड हो गया और यहां पर लो टाइड होने से पानी वापस बाहर चला गया तो यहां पर तभी तो पानी स्टोर ही होगा। अब हम इस स्टोर को धीरे से खोलते हैं जिसकी वजह से ये ऊंचा लेवल का पानी वापस नीचे की ओर जाता है इस डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या होगा, फिर से हमारा टरबाइन आ जाएगा और इस टरबाइन के रोटेशन से ही तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं हर बार। तो इसी बेसिस पर हम टाइडल एनर्जी को भी हार्नेस कर सकते हैं। इनके अलावा अगर एक क्वेश्चन देखते हैं फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइडल एनर्जी जनरेशन। सबसे पहला, द डिफरेंस इन वाटर हाइट फ्रॉम लो टाइड एंड हाई टाइड इज पोटेंशियल एनर्जी। ये सही स्टेटमेंट है कि लो टाइड और हाई टाइड में जो हाइट का डिफरेंस होता है इसी पोटेंशियल को हम हार्नेस करके एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया हमारा। टाइडल वाटर इज कैप्चर्ड इन अ बैराज अक्रॉस एन एस्चुरी ड्यूरिंग लो टाइड एंड फोर्स्ड थ्रू अ हाइड्रो टरबाइन ड्यूरिंग हाई टाइड। तो ये स्टेटमेंट तो आपको पता चल गया कि थोड़ा उल्टा लिख दिया, यहां पर हाई टाइड होना चाहिए था और यहां पर लो टाइड होना चाहिए था, तो इसने थोड़ा पलट लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। सॉरी, तीनों एलिमिनेट हो गया। तो आंसर भी आ गया हमारा 1 and 3। टू कैप्चर सफिशिएंट पावर फ्रॉम टाइडल एनर्जी पोटेंशियल द हाइट ऑफ हाई टाइड मस्ट बी एट लीस्ट 5 मीटर्स ग्रेटर देन लो टाइड। अब देखिए ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि हमको याद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इनका यूपीएससी हमेशा आपको मार्जिन देगी कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर भी आप इन आंसर्स को टिक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता ही हो। इसके अलावा इस एक्सप्लेनेशन को आराम से लाइक पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर टॉपिक हमारा टाइडल एनर्जी इन इंडिया से रिलेटेड है कि इंडिया में आखिरकार इन एनर्जीज को कैसे हार्नेस कर रहे हैं। तो मार्च 2017 तक की अगर
बात करें तो इस टाइम पर ये एस्टिमेट लगाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ कि एक तो अनाउंसमेंट हो चुकी है कि हम इतने बड़े कॉस्ट लाइन जो कि हमारा 7500 किलोमीटर का बड़ा कॉस्ट लाइन है, यहाँ पर हम लोग 5 मीटर ऊंचा ऊंचा तक तो टाइट देखते ही देखते हैं। तो इन सबको थोड़े से इसी पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए हमारे पास गल्फ ऑफ खंबाट में 7000 मेगावाट ऑफ पावर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है। इवन गल्फ ऑफ कच्छ में 1200 मेगावाट ऑफ पावर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है और सुंदरबन के डेल्टा या फिर गंगेटी डेल्टा वाले रीजन में भी हम लगभग 100 मेगावाट तक की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो हम एक ही छोटे प्रोजेक्ट की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है, तो इसके चलते अभी इंडिया टाइडल एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही है। अगला टॉपिक हमारा टाइडल बोर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पर टाइडल बोर्ड जब हम अभी थोड़ी देर पहले टाइडल करंट पढ़ रहे थे तो टाइडल करंट के अंदर हमने एक एग्जांपल के तौर पर टाइडल बोर्ड का नाम दिया था। हमने बोला था कि जो भी ऐसे गल्फ्स होते हैं उनका रीजन ये होता है कि यहाँ पर टाइड थोड़े ज्यादा आते हैं। इस रीजन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका जो भी फ्रंट है वो काफी चौड़ा होता है और इनका जो रियर पोर्शन होता है वो काफी नैरो, काफी सकरा होता है। अब आप खुद ही सोचो कि जब इस पूरे बड़े जगह से ये पानी को लाते हुए शोर की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर तो बहुत छोटा जगह मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये पानी का हाइट तो काफी ऊंचा हो जाएगा। इसीलिए इन जगहों पर हमें टाइड का हाइट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर आप ये सोचे देखो कि अगर इन्हीं सब जगहों पर अगर कोई रिवर भी फ्लो करती हुई यहीं पर गिर रही हो, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, आप यहाँ पर मैप में देखो, यहाँ पर अगर हम गल्फ ऑफ खंबाट की बात करें तो यहाँ पर आप एक रिवर को देख रहे हो। अब इस रिवर में बेसिकली आप यहाँ पर नर्मदा रिवर देख रहे हो, तो ये जो भी रिवर्स हैं ये आके यहीं तो ड्रेन कर रही है और ये जो फ्लक्स तेजी से अंदर की ओर जाएगा तो ये रिवर इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इनका टकराव होगा ना कहीं पर, तो इन्हीं टकराव से कुछ वेव्स जनरेट होते हैं, कुछ करंट जनरेट होते हैं जिनको हम लोग टाइडल बोर्ड का नाम देते हैं। वो देखने में कुछ इस हिसाब से दिख सकते हैं। ये दिखने में छोटे लग रहे होंगे आपको, यहाँ पर देखिए ये दो शिप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये काफी ऊंचे ऊंचे भी हो सकते हैं और कुछ कुछ रीजन तो ऐसे हैं जहाँ पर ये बहुत ज्यादा हाइट में आते हैं और इनका प्रॉब्लम ये है ना कि हम इनको जैसे कि टाइड्स को तो हम अच्छे तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम में टाइड्स आते हैं, लेकिन टाइडल बोर्ड को हम तरीके से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको एस्टिमेट कर सकते हैं कि ये कब आएंगे, कितने हाइट पर आएंगे, बहुत ही सडन होते हैं। इसलिए ये टाइडल बोर्ड थोड़े खतरनाक होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो भी ऐसे गल्फ वाले रीजन में होंगे और यहाँ से टाइड आ रहा होगा और यहाँ से कुछ रिवर वाटर आ रहे हैं तो इनके टकराव से क्या होगा, एक वॉल जैसा क्रिएट हो जाएगा, दोनों के पानी जब टकराएंगे तो ये जो वॉल क्रिएट हो रहा है इसी को हम लोग टाइडल बोर्ड का नाम दे रहे हैं। अब इसे कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगे जैसे कि कितना स्ट्रॉन्ग टाइडल वेव आ रहा है, इसके अलावा ये जो पोर्शन है इसका डेप्थ कितना ज्यादा है या फिर जो रिवर आ रही है उसका फ्लक्स, उसका फ्लो कितना ज्यादा है, तो इन सभी चीजों पे टाइडल बोर्ड का हम एक कंडीशन दिखा सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जरूरी नहीं कि ये जो एक नैरो पैसेज बन रहा है केवल गल्फ्स वगैरह में ही टाइडल बोर्ड देखें। जैसे कि अमेज़न रिवर है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और ये अपना पानी अटलांटिक ओशन में एम्प्टी करती है, लेकिन अमेज़न रिवर का जो माउथ है ना वो बहुत नैरो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टाइडल बोर्ड्स आते हैं। उनका रीजन ये दिया जाता है कि ये जो टाइडल बोर्ड्स हैं ये इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आते हैं क्योंकि भले ही अमेज़न रिवर का जो माउथ है वो काफी चौड़ा होगा लेकिन इसकी हाइट बहुत कम है और यहाँ पर डॉटेड लो लाइंग आइलैंड्स भी हैं और बहुत सारे सैंड बार्स भी हैं। इसके चलते कुछ तो फंडिंग इफेक्ट उनको मिल जाता है और यहाँ पर भी टाइडल बोर्ड ऐसा ही कुछ क्रिएट हो जाता है। तो हर चीज के पीछे कुछ अपना रीजन होता है। इंडिया में भी टाइडल बोर्ड्स आते हैं, हुगली रिवर के आसपास आप इस फोटो में देख सकते हो टाइडल बोर्ड को, और चाइना में कुछ इस तरह से क्यांटांग रिवर है, वहाँ पर चाइना में भी ऐसे टाइडल बोर्ड्स देखने को मिलते हैं। ये जो नेम है बोर्ड ये इसलिए क्योंकि टाइडल करंट जैसा साउंड बनाते हैं ना, बोर करके कुछ ऐसा साउंड बनाते हैं, इसी वजह से इनका नाम टाइडल बोर्ड रख दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी लोकेशन है वर्ल्ड वाइड पे जहां पर हम टाइडल बोर्ड को देख सकते हैं और ये कभी-कभी बहुत ऊंचे जाते हैं। अब यहां पर हमें कुछ और कंडीशंस पता होनी चाहिए, जितना भी अभी तक हमने नॉलेज गैदर किया उसमें पर हम ये समझ सकते हैं ना कि टाइडल बोर्ड जो है वो कभी भी एब टाइड के सिचुएशन में नहीं दिखेगा, हमेशा फ्लड टाइड, जब भी फ्लड आता रहेगा उस टाइम पर ये टाइडल बोर्ड दिखेगा। या तो हम ये भी बोल सकते हैं कभी भी नीप टाइड में हमको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि उतनी हाइट नहीं होगी। इसके अलावा जो भी क्वार्टर मून्स होते हैं जहां पर हम लोग नीप टाइड की बात कर रहे थे वहां पर भी वीकेस्ट टाइड होते हैं, तो वहां पर ये टाइडल बोर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा इसके इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो ये टाइड्स स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होते हैं, उसी जगह पर टाइडल बोर्ड सबसे कम प्रेडिक्टेबल और बहुत खतरनाक भी होते हैं। टाइडल बोर्ड जो है वो भी शिपिंग और नेविगेशन में एडवर्स इफेक्ट डालते हैं क्योंकि कभी भी आ सकते हैं ना, और इससे शिप्स वगैरह पलट जाती है, कभी-कभी बोट्स को कैप्साइज भी कर देते हैं, मतलब पूरा पूरा उसको ढक देते हैं, उसको डुबो भी देते हैं ये लोग। तो इसलिए टाइडल बोर्ड थोड़े खतरनाक नेचर के होते हैं। जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइडल बोर्ड्स होते हैं वो फिशिंग जोन को भी इफेक्ट करते हैं, वो जो भी एस्चुरीज के पास में ऐसे फिशिंग ग्राउंड्स बनते थे उन सबको भी ये नष्ट करने में कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा ये एस्चुरीज को तो इफेक्ट करते ही करते हैं, साथ में जो भी इनके ब्रीडिंग ग्राउंड जो है ना वाइल्ड लाइफ के वहां पर भी पहुंच जाते हैं और वहां पर भी कुछ परेशानियां क्रिएट करते हैं। अब इन सब रीजन से हम इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी टाइडल बोर्ड्स है उनके जहां पर ये दिखते होंगे उसके पीछे हम लोग कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स को देखते होंगे क्योंकि यहाँ पर लॉस सबसे ज्यादा हो रहा है ना हैबिटेट का या फिर जो भी वाइल्ड लाइफ है, तो यहाँ पर इन स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स को तो बढ़िया खाना मिल जाता होगा, तो इसीलिए टाइडल बोर्ड के आसपास आपको कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स देखने को भी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो कभी भी इनडायरेक्टली इतना दूर कभी यूपीएससी सोच के अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका भी आंसर दे पाओगे। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी से हैं। ये फिलिप्स 2015 का क्वेश्चन है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज, बहुत ही सिंपल, टाइड। स्प्रिंग टाइड्स आर कॉज्ड। अब स्प्रिंग टाइड क्यों होते हैं आपको बताइए, तीनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो, मतलब जो ये सेम डायरेक्शन वाला है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज मिनिमम व्हेन द मून इज, अब ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। सबसे कम कब होगा, पेरिहिलियन वाला नहीं, हेलियन जो है वो सन के लिए होता है, पेरिजी होगा यहाँ पर आंसर। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन, द अर्थ रीचेस इट्स पेरिहिलियन, अब पेरिहिलियन मतलब क्या, सबसे पास, सबसे पास मतलब कब, हमने जनवरी में देखा था ना 3 जनवरी को, तो ये वाला आंसर जनवरी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मेन से क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट आर टाइड्स, हाउ आर टाइड्स कॉज्ड एंड हाउ आर टाइड्स रिलेटेड टू नेविगेशन। अभी हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर लिया है, आप कैपेबिलिटी रखते हो कि इसको 150 वर्ड्स में बहुत अच्छे तरीके से आंसर करोगे। इसके अलावा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स, व्हाई डज मून हैड सच इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले देन सन इन अंडरस्टैंडिंग द टाइडल इंपैक्ट। अब यहाँ पर फिर वही वाली बात कि मून का डिस्टेंस काफी पास है और इन सबके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है, तो इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा बताने का नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसके आंसर को भी दे सकते हो। हाउ आर टाइडल करंट्स डिफरेंट फ्रॉम टाइडल बोर्ड्स, डिस्कस द इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ टाइडल करंट, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है, टाइडल करंट के क्या-क्या यूज हो सकते हैं जैसे नेविगेशन में, फिशिंग में। इनके अलावा टाइडल करंट्स और टाइडल बोर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही इंफॉर्मेशन था और ये